नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। आज हम बात करने वाले हैं द्वितीय क्वांटम संख्या की। मैंने आपको बताया था कि श्रोडिंगर समीकरण को हल करने के लिए 3 पूर्णांकों की आवश्यकता होती है, जिनको हम बोलते हैं क्वांटम संख्याएं। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? क्वांटम संख्याएं बोलते हैं। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में। आज हम चर्चा करते हैं द्विगंशीय क्वांटम संख्या के बारे में, जिसको हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम संख्या। ठीक है, या फिर द्वितीय क्वांटम संख्या भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसकी हम बात करते हैं। तो हम इसको लिखते हैं, इसे L से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? L से प्रदर्शित किया जाता है। सॉरी। जो द्विगंशीय क्वांटम संख्या है, इनको किनसे प्रदर्शित किया जाता है? L से प्रदर्शित किया जाता है। देखो, कल मैंने आपको बताया था मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में। मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, जिसको हम मुख्य ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको इस तरीके से बताया था। जो ये घेरे हैं, ये कोष हैं, ये मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करते हैं। अब जो ये मुख्य क्वांटम संख्या है ना, मान लीजिए जैसे ये n बराबर 1 है, n बराबर 2 है। ठीक है, फिर उसके बाद n बराबर 3 है। तो ये जो 3 है ना, ये भी आगे अलग अलग भागों में डिवाइड होता है। ठीक है, ये भी अलग अलग स्तरों में बटा हुआ होता है। आपने सुना भी होगा, जैसे n बराबर जब 2 होता है तो आपने सुना होगा 2s 2p। जब 3 होता है तो 3s 3p 3d, ऐसा आपने सुना होगा। 4 होता है तो कितना होता है? n बराबर अगर 4 होता है तो 4s 4p 4d 4f। ठीक है, तो आपने इस तरीके से सुना होगा। ठीक है, तो जो कल मैंने मुख्य ऊर्जा स्तर के बारे में आपको बताया था, वो आगे भी डिवाइड होता है। मुख्य जो ऊर्जा स्तर होता है ना, वो आगे भी विभक्त होता है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? यहां हम लिखेंगे कि एक मुख्य ऊर्जा स्तर को, एक मुख्य ऊर्जा स्तर को विभिन्न उप स्तरों में बांटा जाता है। ठीक है, धीरे धीरे हम अंदर एंटर करते जा रहे हैं, है ना। तो जो हमारे पास मुख्य ऊर्जा स्तर था ना, कौन सा? जिसको हम लिख रहे थे n। ठीक है, जिसको हम क्या लिख रहे थे? n। उसको ही हम आगे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आगे उप स्तर होते हैं उनको हम प्रदर्शित करते हैं किससे? L से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के सभी उप स्तरों की संख्या क्या होती है? समान होती है। उप स्तरों की संख्या समान होती है। संख्या समान होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करें? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाते जाएं। क्या करें बच्चों? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाते जाएं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ उप स्तरों की ऊर्जा समान नहीं रहती है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ उप ऊर्जा स्तरों की, ठीक है,
हाइड्रोजन के सभी उप स्तरों की ऊर्जा समान होती है ना, ऊर्जा समान होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी उप ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा समान नहीं रहेगी। ठीक है, यानी कि उनमें डिफरेंस आने लग जाएगा। उनमें क्या आने लग जाएगा? उनमें अलग अलग प्रकार का डिफरेंस आने लग जाएगा। ठीक है, हाँ ज़्यादा अंतर नहीं आता लेकिन कम अंतर आता है। ठीक है, अब देखो, अब आप कहेंगे किसी ऊर्जा स्तर में कितने उप स्तर होते हैं। देखो जितनी वैल्यू हमारे पास n-1 होती है, देखो L का मान जो हम L निकालेंगे ना, एजीमुथल क्वांटम संख्या, L का मान क्या होता है? L का मान 0 से n-1 तक होता है। क्या होता है? 0 से n-1 तक होता है। ठीक है, L का मान 0 से n-1 तक होता है। ठीक है, L बराबर क्या हो सकता है? 1 2 3, है ना, जितना भी हमारे पास n है ना, तो n-1 तक हो सकता है। ठीक है, जैसे आप ये देख लीजिए, अगर हमारे पास यदि n बराबर 1 है तो, ठीक है, n बराबर 1 है तो L का मान क्या होगा? n-1। ठीक है, तो यहाँ पे n कितना है? 1-1 यानी कि 0। ठीक है, तो L की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई, है ना, 0 यानी कि एक मान हो गया। अगर हमारे पास n का मान क्या है? 2, तो L बराबर क्या होगा? 2-1, तो हमारे पास क्या आ गया? 1। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया? 1, 2-1, 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आप देखिए, एक तो 0 होगा और एक 1 होगा। ठीक है, क्योंकि L का मान क्या है? 0 से n-1, तो n अगर 3 आ जाए तो L का मान क्या होगा? 3-1 यानी कि 2, तो 0 1 2। ठीक है, 0 से लेके n-1 तक होता है ना, तो आप देखिए n बराबर जब 1 होगा तो उसमें केवल एक ही उप ऊर्जा स्तर होगा। n बराबर 2 होगा तो वहाँ पे 2 होंगे, n बराबर 3 होगा तो वहाँ 3 होंगे, n बराबर 4 होगा तो वहाँ पे 4 होंगे। तो इस तरीके से जितने हमारे पास ऊर्जा स्तर है का मान है, 1 है, 2 है, 3 है, तो उतने ही हमारे पास उप ऊर्जा स्तर होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा, आपने क्या देखा होगा, जब भी आप लिखते हो, जैसे 1s लिखते हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो, तो क्या लिखते हो? 1s। ठीक है, तो 1p थोड़ी होता है ना, 1 के साथ केवल आता है s आता है। क्या आता है? s आता है। p होता है क्या? नहीं होता। ठीक है, अगर आप n बराबर 2 लिखते हो तो आपने देखा होगा 2s 2p लिखते हो, है ना, तो कभी भी आपने ये देखा है क्या कि 2 के 2d आता हो? 2d देखा है कभी आपने? नहीं देखा ना। आपने 2 नंबर के साथ जब भी आप मुख्य ऊर्जा स्तर लिखते हो 2, ये मुख्य ऊर्जा स्तर होता है जो ऑर्बिटल्स के आगे लिखा जाता है। ठीक है, तो कभी आपने 2d देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए केवल 2 मान होते हैं, 0 1, तो वो एक तो हो गया s, एक हो गया p। ऐसे ही n बराबर 3 के लिए क्या होता है? 3s 3p और 3d। 3f होता है क्या? नहीं होता। ठीक है, तो 3 मान होते हैं, 0 1 2। ठीक है, तो L का मान क्या होता है हमारे पास? 0 से n-1 तक होता है। ठीक है, तो एक ऊर्जा स्तर को, ठीक है, किस में बांटा गया है? अलग अलग में बांटा गया है। ठीक है, क्लियर है? अब आप ये देखिए, मैं एक चीज जो लिखता हूं, L के प्रत्येक मान को एक और नाम से लिखा जाता है, कौन सा? SP
डी एफ, ठीक है, इनसे भी हम लिख सकते हैं, है ना। किससे लिख सकते हैं? एस पी डी एफ से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। किसको? इनको लिख सकते हैं। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं इसको मिटाता हूँ और हम आगे की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास द्विघांसीय क्वांटम संख्या है ना, चलो मैं इसको मिटा देता हूं। यही चल रहा है अभी हमारे पास, है ना। ठीक है, द्विघांसीय क्वांटम संख्या और क्या बताती है? द्विघांसीय क्वांटम संख्या कक्षकों की आकृति के बारे में भी बताती है। कक्षकों की आकृति के बारे में भी बताती है कि कौन सा कक्षक कैसा होता है। कक्षकों की आकृति के बारे में भी बताती है, बारे में भी बताती है, ठीक है। जैसे S क्या होता है? डंबलाकार होता है। P क्या होता है? सॉरी, S हमारे पास क्या होता है? गोलाकार होता है। P हमारे पास डंबलाकार होता है। D हमारे पास डबल डंबलाकार होता है। तो ये हमको इससे भी पता चल सकता है द्विघांसीय क्वांटम संख्या से, ठीक है। अब देखो, अलग अलग हम एक और चीज देख सकते हैं। n के लिए l के मान, n के लिए l के मान वैसे तो हमने अभी अभी देखे थे, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। n के लिए l के मान यहाँ हम देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ मुख्य क्वांटम संख्या। क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। ध्यान देना, मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि n, तो वो क्या हो सकती है? 1 2 3 4, ठीक है। अब यहां मैं नीचे लिख देता हूं द्विघांसीय क्वांटम संख्या, द्विघांसीय क्वांटम संख्या यानी कि L, ठीक है। तो जब हमारे पास 1 होगा, मैंने अभी अभी आपको बताया था, जब हमारे पास 1 होगा तो हमारे पास क्या होगा? द्विघांसीय क्वांटम संख्या का मान 0, ठीक है। क्या होगा? 0। जब हमारे पास 2 होगा तो 2 में हमारे पास क्या हो सकता है? 0 और 1। जब हमारे पास 3 होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो सकता है? 0 1 और 2, ठीक है। और अगर हमारे पास 4 है तो क्या होगा? 0 1 2 3, ठीक है। तो ये होगा। अब हमारे पास जब भी द्विघांसीय क्वांटम संख्या का मान 0 हो तो समझ जाना कौन सा ऑर्बिटल है? s ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है? s ऑर्बिटल है, ठीक है। यहाँ पे भी 0 है तो s ऑर्बिटल, 1 है तो p ऑर्बिटल। अब 0 यहाँ है तो इसका मान क्या होगा? s होगा, है ना। इसके लिए यहाँ 1 है तो p और 2 आ जाए तो d, 2 आते ही क्या हो जाएगा? d हो जाएगा। अब यहाँ हमारे पास ये क्या है? 0 के लिए s, 1 के लिए p, 2 के लिए d और 3 के लिए f। क्लियर है? तो 0 जब भी हो द्विघांसीय क्वांटम संख्या का मान तो उसमें आएगा s ऑर्बिटल, जब भी 1 हो तो उसमें आएगा p ऑर्बिटल, 2 हो तो उसमें आएगा d ऑर्बिटल और 3 हो तो उसमें हमारे पास आएगा f ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास हम ऑर्बिटल्स के बारे में बता सकते हैं। किसकी सहायता से? द्विघांसीय क्वांटम संख्याओं की सहायता से, ठीक है। तो आप बस इतना पढ़ लीजिए, द्विघांसीय क्वांटम संख्या में बहुत है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।